हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी के। आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और जो भी मैं डेली टारगेट दे रहा हूँ वो टाइम पे कंप्लीट भी कर रहे होंगे। बाकी कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो डेली टारगेट टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा वीक सब्जेक्ट होगा जिसकी वजह से कुछ ना कुछ टारगेट रह ही जाता है। और इसके अलावा भी आपके मन में डाउट है कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम है इस बार एसएससी के, चाहे वो सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, डीपीएचसीएम, डीपीए, डब्ल्यूटीपीओ, डीपी कांस्टेबल, या इसके अलावा स्टेट के अलग अलग एग्ज़ाम हो सकते हैं, यूपीएसआई वगैरह। तो सबके मन में यही है कि यार कोई भी अपॉर्चुनिटी मैं मिस ना करूं, चाहे स्टेट का एग्ज़ाम हो, अगर उसके लिए एलिजिबल हूं तो उस एग्ज़ाम को भी दूं। और मैं एक ही पढ़ाई से, यानी कि एक ही तैयारी से मैं हर एक एग्ज़ाम क्लियर करूं, या मेरा कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया या अब टाइम निकलता जा रहा है। कॉन्फिडेंस भी लूज़ होता जा रहा है और घर वाले भी एक तरीके से प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, या मेरी शादी होने वाली है, या मुझे जॉब की बहुत नीड है। काफ़ी अलग अलग रीज़न है जिसकी वजह से पेशेंस ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब की बार मुझे सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ जिससे हर एक एग्ज़ाम में अपियर हूँ और कहीं न कहीं मेरा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, ये भी डाउट है। इसके अलावा लास्ट में बताऊँगा कि जो सीपीओ 2025 की डेली टारगेट सीरीज़ है, वो हमारी 16 तारीख को कंप्लीट हो जाएगी। और फिर उसके बाद हम 17 मार्च से अगेन एक नई टारगेट सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीपीओ की टारगेट सीरीज़ से अनअवेयर थे, उनको पता नहीं चला कि सीपीओ की टारगेट सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है पहले ही। तो फिर दोबारा से स्टार्ट करेंगे इसको। तो जो जो भी न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने इसमें इनरोल नहीं किया वो कर सकते हैं। इसके अलावा रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट होगी सीजीएल के लिए, तो वो 16 अप्रैल से होगी, 15 अप्रैल को कंप्लीट हो जाएगी। और ये फ्री चल रही है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर आप देख सकते हैं। बाकी सीपीओ की पेड थी और इस बार भी पेड होगी। बाकी जो सीपीओ के पहले पुराने स्टूडेंट हैं जो इनरोल कर चुके हैं, जिन्होंने कंप्लीट किया है सिलेबस, उनको फ्री में ऐड कर दूंगा। इसी तरीके से दिल्ली पुलिस की भी दोबारा से टारगेट सीरीज स्टार्ट होगी 1 अप्रैल 2025 से, क्योंकि 30 मार्च तक ये भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं काम की। तो बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना, जो भी बातें होंगी दिल की होंगी, मतलब कि दिल से होंगी और आपके दिल की होंगी, यानी जो भी आपके मन के डाउट है वो सभी मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनते रहो। तो सबसे पहले डाउट ये है कि डेली जो सोचता हूँ वो हो नहीं पाता। जैसे मान के चलो 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 4 सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका वीक हो सकता है, या 2 सब्जेक्ट वीक हो सकते हैं, या आप पूरी तरीके से बिगिनर हो सकते हैं कि आप बिल्कुल नहीं हो, ठीक है। तो मान लो आपका एक सब्जेक्ट वीक है, जैसे लेट एज्यूम मैथ मेरा वीक है, ठीक है, और इंग्लिश मेरी अच्छी है, मेरी रीजनिंग भी अच्छी है, या जीके भी अच्छी है, ठीक है, लेकिन मैथ बहुत ज़्यादा वीक है। तो करना क्या है, जो सब्जेक्ट वीक है उसको सबसे पहले पढ़ना है। अगर जो वीक सब्जेक्ट है उसको पहले नहीं पढ़ते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो हमारा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है उसको हम डेली पढ़ते हैं, तो उसमें मज़ा भी आता है, क्योंकि उसमें इंप्रूवमेंट भी दिखती है, उसमें क्वेश्चंस भी सोल्व होते हैं, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे जीके का हो, चाहे मैथ का हो। लेकिन जब आपको पता है कि मेरी मैथ वीक है, आप उसको एफर्ट नहीं लगा रहे, या एफर्ट लगा रहे हो। दो तरह की स्टडी होती है, एक तो टाइम बेस्ड स्टडी, एक होती है टारगेट बेस्ड स्टडी। टाइम बेस्ड में ये होता है कि भाई मैं 9 से 12 तक मैथ पढ़ूंगा, उसमें 50 क्वेश्चन करूंगा। लेकिन जब 3 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं, 9 से 12 बज जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि यार मैं तो 40 ही क्वेश्चन हो पाए हैं, यानी 10 क्वेश्चन बच गए। एक होता है टारगेट बेस्ड स्टडी कि भाई मैं 50 क्वेश्चन करूंगा, चाहे इसमें 3 घंटे लगें या 4 घंटे लगें, चाहे रात के 1 बज जाए, लेकिन मैं अपना टारगेट कंप्लीट करके सोऊंगा। इसमें फिर ये दिक्कत आती है कि कई बार टाइम वेस्ट इधर उधर हो जाता है फ़ोन में, लेकिन मन में ये रहता है कि नहीं कंप्लीट करना है टारगेट, तो 1 बजे या 12 बजे, या जो आपका एवरेज टाइम होता है सोने का उससे ज़्यादा हो जाता है, फिर अगले दिन फिर लेट उठते हो। इस तरीके से जो साइकिल होती है वो कंसिस्टेंटली ब्रेक होती जाती है, ठीक है। तो फिर कंसिस्टेंसी भी ब्रेक होती है, मतलब 2-4 दिन कर लोगे लेकिन डेली नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो करना क्या है, बहुत प्यार से पढ़ना है, शिद्दत से पढ़ना है, बिना टेंशन के पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो मैं बताऊँगा। जो भी डेली टारगेट मिलते हैं ना, उनको अपनी डायरी में लिखना है, ठीक है। डायरी में लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब आप डायरी में लिखोगे ना, तो रात को सोने से पहले चेक भी करोगे कि ये मेरा टारगेट था आज का, और ये मेरा कंप्लीट हो गया। इतने घंटे में ये वाला टारगेट हुआ, इतने घंटे में ये हुआ। लेकिन जो मेरा टारगेट रह गया उसको मैंने कितने घंटे दिए, और क्यों मेरा ये टारगेट पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। फिर अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओगे कि नहीं, कल इसको मैं पहले करके देखूंगा। हर दिन अपना दिमाग यूज़ करना है, अपने अकॉर्डिंग ही टाइम टेबल बनाना है कि मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ तो 8 बजे से 10 बजे तक ये पढ़ूंगा। या आपको लग रहा है कि नहीं 8 बजे नहीं, मैं 7 बजे उठता हूँ, 6 बजे उठता हूँ। अपने हिसाब से हर एक चीज़ करनी है। मुझे सुबह मैथ पढ़ना अच्छा लगता है, या जब मैं थक जाता हूँ तब मुझे मैथ पढ़ना अच्छा लगता है। उस हिसाब से आपको अपना रूटीन बनाना पड़ेगा। अपने वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को जानना पड़ेगा। अगर नहीं पहचान पा रहे, इतना नहीं कर पा रहे, तो फिर ये समझ लो कि रेस से बाहर हो, ठीक है।
दूसरी बात, जो भी तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है उसको पहले कंप्लीट करना है। वीक सब्जेक्ट को अगर पहले कंप्लीट कर लोगे तो कई बार ऐसा भी होगा, जैसे मान लो आपका मैथ वीक है और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, मैथ को आपने 3 घंटे की जगह 4 घंटे दे दिए, ठीक है, पर आपका वीक सब्जेक्ट का जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया। लेकिन जो इंग्लिश का आपका टारगेट था कि भाई 100 वोकैब याद करनी थी और 50 एरर के क्वेश्चन करने थे और एक पैराग्राफ रीड करना था, ठीक है, एक सिंपल सा मैं टारगेट बता रहा हूँ। मान लो आपने टाइम ज़्यादा दे दिया मैथ को जो कि आपका वीक सब्जेक्ट है, लेकिन इंग्लिश का टारगेट रहेगा कि आज वोकैब याद नहीं करी, तो उसमें आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस ये रहेगा कि कोई बात नहीं, आज मैंने वोकैब याद नहीं करी लेकिन मेरा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो मेरी वीकनेस है उस पर मैंने काम किया। अगर इसके अपोजिट चलते हो, अपोजिट का मतलब है कि सिर्फ तुम पहले इंग्लिश का टारगेट कंप्लीट करते हो जो कि ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, ऑलरेडी उसमें 45 नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर आ रहे हैं, और मतलब 45 नंबर ही आ रहे हैं और डेली उसी को पढ़ रहे हो, लेकिन लास्ट में अपने वीक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो और फिर वीक सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो वीक सब्जेक्ट में जब स्कोर इंप्रूव नहीं होगा तो ओवरऑल स्कोर में इंप्रूवमेंट भी नहीं आएगी, फिर कॉन्फिडेंस लूज़ होगा कि मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, 1 महीना हो गया, 10-10 घंटे पढ़ रहा हूँ लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं हो रही। इंप्रूवमेंट तभी होगी जब अपने वीक पोर्शन पे काम करोगे। लेंथी कोर्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस 40-40 मतलब वीडियोस के साथ एक चैप्टर कंप्लीट करूँ। मेन चीज़ है प्रैक्टिस मैथ में। एक बार कॉन्सेप्ट सीखो जिस भी टीचर से समझ में आए, जो सबसे जल्दी सिखा दे और समझ में आ जाए, ठीक है। मन को बहुत कंट्रोल करके पढ़ना है, ये मत सोचना कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, सब कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि टाइम कम है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस, सेक्शनल मॉक, स्पीड के लिए, एक्यूरेसी के लिए, और ये पहचानने के लिए कि कौन सा क्वेश्चन कब स्किप करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद है वीडियोस, नोट्स, पीडीएफ, बुक। ये 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियोस का मतलब कि आपको पता होना चाहिए किसकी वीडियो देखनी है, किसकी वीडियो नहीं देखनी। इंग्लिश ग्रामर में मतलब कि इंग्लिश ग्रामर का 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, यानी 2 महीने तक आप वीडियो देख के, अगर आप बिगिनर हो तो उसको कंप्लीट कर लो। उसके बाद वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं मिक्स एरर की प्रैक्टिस करनी है या मुझे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की प्रैक्टिस करनी है, मुझे वीडियो से ही करनी है, तो रानी मैम की वीडियो हो गई या अलग अलग टीचर की वीडियो होगी, वहाँ से मैराथन, डायरेक्ट मैराथन वीडियो कंप्लीट करके अपना बुक से ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, वीडियो की ज़रूरत नहीं है इंग्लिश में। फिर रीडिंग, आपको लगता है कि रीडिंग मेरी अच्छी नहीं है, रीडिंग स्किल के लिए 2-4 वीडियो देखी, समझ में आ गया, फिर खुद से रीड करना है, मेहनत करनी है, वोकैब नोट करनी है, अच्छे से रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर वोकैब याद करनी है और रीड करना है डेली और प्रैक्टिस करना है, सिर्फ यही करना है। इसमें कोई वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर इसमें भी इंग्लिश के अलग से लेक्चर ले रहे हो 4-4 महीने, 5-5 महीने, फिर नोट्स बना रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक सेकेंड, टाइम वेस्ट कर रहे हो, और टाइम वेस्ट करोगे तो फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा ना। दूसरी बात है नोट्स की। नोट्स किसके बनाने हैं? अब जैसे मान लो आपने जीके के लेक्चर लिए, परमार एसएससी के या आरडब्ल्यूए के या जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है, आपको पता है परमार एसएससी के नोट्स मिलते हैं, ठीक है, तो आप उनको खरीद लो, ठीक है, थोड़ा पैसा जाएगा लेकिन टाइम बच जाएगा, क्योंकि नोट्स 3 घंटे के लेक्चर प्लस नोट्स बनाना, फिर उनका रिवाइज भी करना, उनका रिवीजन, मतलब कैसे मतलब कंप्लीट करो, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। करना क्या है, 3 घंटे के लेक्चर फ़ोन से देखने, साथ के साथ आपके हाथ में नोट्स होनी चाहिए, रीड करो, उसको मार्क करो, उनको सुनते रहो, खुद भी रीड करो, मार्क करो और आगे बढ़ो। इस तरीके से अपना एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। फिर प्रीवियस ईयर की बुक उठानी है, फिर वहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। पीडीएफ जो मैंने यहाँ पे लिखी है, पीडीएफ का यूज़ नहीं करना। पीडीएफ का अगर यूज़ करना है तो आपको तब करना है जब आपको लग रहा है कि मेरा रीजनिंग का लेवल अच्छा है, सिर्फ रीजनिंग के लिए 3-4 चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है या 5-6 चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, तो वहाँ से पीडीएफ का यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपके पास इंग्लिश की प्रॉपर बुक होनी चाहिए, मैथ की भी बुक होनी चाहिए और इसी तरीके से जीके की भी बुक होनी चाहिए, ठीक है। पीडीएफ का यूज़ मत करो जब तक आपके पास टैब नहीं है, तब तक आप उनका यूज़ नहीं करो तो ही बेहतर है। अलग अलग पीडीएफ, अलग अलग टेलीग्राम चैनल पर जाकर, आज आपने देखा कि यार 2025 के बेस्ट क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल गई, 2024 की ये मिल गई, कोई फ़ायदा नहीं है जब तक मेहनत करके खुद अपना वीक पॉइंट फाइंड करके उसको सर्किल करके प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, ठीक है। बहुत ज़रूरी है ये सभी चीज़ें, आपको करनी पड़ेंगी। बाकी टाइम वेस्ट है, कितना भी मतलब कर लो, फिर आपको ये लगेगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। काफ़ी सारे एग्ज़ाम हैं, अब इसके ऊपर भी बात करते हैं। जैसे कि मान लो सबके मन में है कि यार कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए, घर वाले भी कहते होंगे
कि इसमें भी फॉर्म फिल कर दे, उसमें भी कर दे, कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो ये कोई पर्ची वाला खेल नहीं है कि पर्ची खोली और कहीं ना कहीं नाम आ ही जाएगा। जहाँ भी सिलेक्शन होगा बहुत मेहनत से होगा, चाहे कोई सी जॉब में हो, चाहे कांस्टेबल की हो, चाहे एसआई की हो, चाहे इंस्पेक्टर की हो। ठीक है, क्योंकि हर एक फील्ड में हर एक स्टूडेंट बहुत मेहनत कर रहा है दिन रात। अगर मान लो आपका टारगेट है कि मुझे, जैसे कि मैंने अपने यूट्यूब पर डाउट पड़ा कि मुझे सीपीओ और यूपीएसआई दोनों की तैयारी करनी है, तो किस तरीके से करूं। तो खुद सोचो, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप दोनों को मैनेज कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो एक ही को टारगेट बनाना है। एक ही को टारगेट किस लिए बनाना है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देखना, मैथ का, रीजनिंग का, जीके का, इंग्लिश का। सीजीएल और सीपीओ, हालांकि दोनों का सिलेबस सेम है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत अलग है। जब आप क्वेश्चन पैटर्न देखोगे, प्रीवियस ईयर मॉक देखोगे, तो आपको पता चलेगा, एक मिनट, तो आपको पता चलेगा कि जो सीपीओ के क्वेश्चन है उसमें ऑटोबायोग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैथ में कम से कम 3-4 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके अलावा स्टैटिक जीके ज़्यादा पूछी जाती है। लेकिन जब सीजीएल के लिए आपको पढ़ना होगा तो स्टैटिक जीके ज़्यादा नहीं पढ़नी, क्योंकि मेंस में नहीं पूछी जाती, सिलेक्शन मेंस के स्कोर पे ही होगा। ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको अलग से पता चल जाएंगी बिल्कुल, कि हाँ भाई सीपीयू का जो लेवल है क्वेश्चंस का, चाहे जीके हो चाहे मैथ हो, बिल्कुल अलग है। रीजनिंग का अलग है पैटर्न। ठीक है, और ये सभी चीज़ें जानने के बाद आप जब उसी एक एग्ज़ाम में एफर्ट मारोगे ना, तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब खुद सोचो, आप यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हो और आप सीपीयू में भी सिलेक्शन लेना चाहते हो। एक बंदा ऐसा है जिसकी इंग्लिश वीक है, वो चाहता है कि सिर्फ मैं यूपीएसआई में ही सिलेक्शन लूँगा, तो दिन रात सिर्फ वो यूपीएसआई के लिए ही मेहनत कर रहा है, तो उसका सिलेक्शन होगा या आपका होगा, जब आप दोनों तरफ मतलब डाइवर्ट हो रहे हो। अब दिक्कत ये आएगी कि फिर सिलेक्शन, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो हर एक एग्ज़ाम में अपियर होते हैं और उनका हर एक एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। जैसे 2022 में मैंने डीपी डीपीएससीएम, डीपीएडब्ल्यू, टीपीओ, सीजीएल में डबल एओ की पोस्ट भी मेरी क्लियर थी। ठीक है, और सीपीओ हो गया, और भी काफ़ी एग्ज़ाम है, एयरफोर्स का हो गया, बीएसएफ एचसीएम हो गया, आरओआरएम हो गया, एफ कैट हो गया, ये सभी एग्ज़ाम मैंने दिए, सभी क्लियर थे। इसका रीज़न सिर्फ ये है कि बेस एक बार क्लियर कर लो। या तो आपका बेस क्लियर होना चाहिए, तब आप सभी एग्ज़ाम में बैठो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, फिर सीपीओ गया तो सीपीओ की तैयारी करने लगे, उसके मॉक लगाने लगे। ठीक है, और फिर जब फिजिकल आएगा सीपीओ का, तो फिर तुम्हें और डर लगेगा। फिर डर इसलिए लगेगा कि मेरा सीपीओ का फिजिकल आ गया, अब सीजीएल का मेंस भी कैसे मैनेज करूँ। ठीक है, फिर इतना दम होना चाहिए कि मेरे हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि मैं इसके मेंस में भी बैठूं, और मेरा फिजिकल भी इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि मैं इसको भी मैनेज कर लूँ। इसलिए कह रहा हूँ मैं, मेहनत करोगे, पूरी साल की मेहनत ख़राब हो जाएगी। तुम्हें लगेगा कि मेहनत भी कर रहा हूँ, एग्ज़ाम भी निकल रहे हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में कहीं ना कहीं रह जाओगे। तो कहीं ना कहीं रहने से अच्छा है या तो अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, अपने जो वीक पॉइंट है उन पर काम करो, और हर एक एग्ज़ाम में अपियर हो। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा, तो एक एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से एनालाइज़ करो। ठीक है, बहुत फ़र्क दिखेगा। जो बच्चा एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करेगा ना, उसको एनालाइज़ करके देखना। इस वीडियो को एक बार देख लो, इस वीडियो को देखने के बाद जो मैं बात बता रहा हूँ ना, एक बार चेक करना। सीपीओ का पेपर उठाना और सीजीएल का पेपर उठाना, दोनों के जीके का पेपर का एनालिसिस करके उनके पॉइंट नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चंस का लेवल और क्वेश्चन पूछने का तरीका। पद्म भूषण अवार्ड के क्वेश्चन सीपीओ में हर बार 3-3, 2-2, 3-3 ये आपको मिलेंगे। जब आपको पता है कि ये मिलेंगे, तो आपको ये पढ़ने। लेकिन सीजीएल के प्री में गारंटी नहीं है कि पद्म विभूषण का मिलेगा वैसे, लेकिन हर बार गारंटी नहीं है कि ये मिले, यानी हर एक शिफ्ट में, लेकिन सीपीओ में मिलेगा। जब आपको पता है कि सीपीओ में पूछे जाएंगे डांस से रिलेटेड क्वेश्चन या पद्म विभूषण से रिलेटेड क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इनका रिवीजन करना है। और ये एक ऐसी चीज़ें हैं, एक बार आपने पढ़ लिया आप भूल जाओगे, एक हफ्ते बाद फिर पढ़ोगे फिर भूलोगे, क्योंकि एग्जैक्ट डेट और सन याद नहीं रहेगी। ठीक है, फिर पढ़ोगे फिर भूलोगे। तो रिवीजन चाहिए, मल्टीपल टाइम बोर हो जाओगे और आप पढ़ोगे भी नहीं। 2 बार पढ़ने के बाद आपको लगेगा पढ़ तो लिया ये टॉपिक, अब नया पढ़ता हूँ। आपको लगेगा जीके में जितना ज़्यादा नया, जितना ज़्यादा पढ़ूंगा उतना ज़्यादा नॉलेज इंक्रीज़ होगी और उतना अच्छा स्कोर आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी भी। हमेशा लिमिटेड पढ़ना है और बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि चीज़ें वहीं आएंगी, फिर क्वेश्चन के ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो बात को मानो। ठीक है, यही करना है। या तो अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए बिल्कुल। ठीक है, ये मत सोचो कि सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ मैं, किसकी कर रहा हूँ।
अगर आपने सोचा है कि मैं सभी एग्ज़ाम में अपीयर होऊंगा और मैं एक एवरेज से अबव स्टूडेंट हूँ या एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो मेहनत करके हर एक एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं, मेरा एक स्पेसिफिक गोल है कि दिल्ली पुलिस ऐसा ही बनना है या सीआरपीएफ ऐसा ही बनना है, या कोई भी एक एम है, या डीपीएससी में जाना है क्योंकि डीपीएससी में मेरी टाइपिंग अच्छी है, या मेरी इंग्लिश वीक है मैं डीपीएडब्ल्यू टीपीओ देना चाहता हूँ, या मेरी इंग्लिश वीक है मैं यूपीएसआई देना चाहता हूँ। हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, जानो मैं क्या कर सकता हूँ। हर एक फील्ड में ऐसे ही मत घुसो क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग, ठीक है? तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर जॉब लेनी है तो अपने आप को पहचानो, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, और उसी हिसाब से मेहनत करो। लेकिन हाँ, एक बार पहचानने के बाद मेहनत करोगे, सिलेक्शन ज़रूर होगा। ऐसा मत सोचना कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है तो छोड़ दूँ, मैं पीछे हट जाऊँ। इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगी अगर उस पर वर्क करोगे तो, ठीक है? तो सबसे पहले आपको यही सोचना है आज कि मुझे तैयारी किसकी करनी है। कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करना है। सीजीएल सीपीओ हर एक एग्ज़ाम का नाम लिखना है और उसमें चेक करना है कि किस किस के लिए मैं एलिजिबल हूँ। क्या मैं मेडिकली फ़िट हूँ, क्या मैं फिज़िकली फ़िट हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सीजीएल में भी अच्छा स्कोर आ रहा है, सीपीओ में बहुत कन्फ्यूज़न में हो जाओगे यार। सीजीएल का भी निकल गया, सीपीओ का भी निकल गया, फिर फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, फिजिकल अच्छा नहीं है, फिर पढ़ोगे मतलब रनिंग करोगे, फिर नींद आएगी, फिर आपको लगेगा यार मैं पढ़ नहीं पा रहा, सीजीएल मेंस बेकार हो जाएगा, फिर मेंस के चक्कर में पढ़ोगे, मतलब फिर बॉर्डर पे रह जाओगे, फिर ऐसा लगेगा मेहनत तो करी पर बात नहीं बनी वो, है ना? तो कट ऑफ भी आई जा रही है, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। बाकी इतनी सी बात है, कंक्लूज़न यही है कि वीक सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, ठीक है? और वीक पे ही काम करना है। बोर हो जाओगे लेकिन वही करना है। दूसरी बात, एग्ज़ाम पैटर्न को पहचानो, क्वेश्चंस का पैटर्न पहचानो, बार बार उसका रिवीजन करो। एक टॉपिक पढ़ लिया फिर उसी का रिवीजन करना है, नई चीज़ों पे मत भागो। लिमिटेड पोर्शन ही आता है, चाहे जीके हो चाहे मैथ हो, हर एक चीज़ का क्वेश्चंस का पैटर्न पहचानो। एक बार 4 सेक्शनल मॉक दे के देखो किसी भी शिफ्ट का, किसी भी एग्ज़ाम का, आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करोगे ना, चाहे जैसे कि सीजीएल के 2 मूक लगा लिया आजकल, सीपीओ के लगा लिए, फिर सीएचएसएल के लगा लिए, तो पता नहीं चलेगा यार, सब मिक्स लगेगा, दिमाग काम नहीं करेगा। जब एक ही एग्ज़ाम के मॉक लगाओगे ना, तो माइंड एकदम उस डायरेक्शन में वर्क करेगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, 20 क्वेश्चन के बाद 21वां क्वेश्चन क्लोज टेस्ट का ही आना है, और सीएचएसएल में 5वें क्वेश्चन के बाद 6ठा क्वेश्चन क्लोज टेस्ट का ही आना है। हर एक चीज़ पता चल जाएगी, ठीक है? और इसी तरीके से सीपीओ में पता चल जाएगा, लगातार 3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आएंगे या बाद में आएंगे, कब कहाँ, हर एक चीज़ पता चल जाएगी। ये भी पता चल जाएगा कि यार सीपीओ में जो क्वेश्चन होते हैं इलेक्शन वाले, वो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? या डिस्काउंट के क्वेश्चन जो आते हैं उसमें ये हर बार क्वेश्चन आता है, सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया, या एक सिंगल डिस्काउंट दे दिया, या 3/5 गेट फ्री ये वाला दे दिया, तो उसमें इन तीनों में से कौन किस में ज़्यादा डिस्काउंट है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है, आता ही आता है। तो ये सभी चीज़ें आपको पता चलेंगी। फिर उसमें आपको क्या करना है, ये छांट के रखना है कि यार ये तो बहुत ईजी ईजी टॉपिक है, इसमें नंबर ला सकता हूँ। एक एक नंबर के लिए तैयारी करनी है, ठीक है? रीजनिंग जो सीपीओ की है और रीजनिंग जो सीजीएल की है, जैसे मान लो सीपीओ में 25 क्वेश्चन है, अगर आपको 2 क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, और 2 क्वेश्चन आपने तुक्का भी मारा या थोड़ा अटैम्प्ट करने की कोशिश करी और वो गलत हो गए, तो 45 नंबर आएंगे। सीपीओ में अगर 2 क्वेश्चन गलत होते हैं, ठीक है, तो 45 नहीं आएंगे, वो 47 पॉइंट कुछ आएंगे, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, लेकिन एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो काफ़ी अलग पैटर्न है हर एक एग्ज़ाम का, उसको पहचानना है, क्वेश्चंस के पैटर्न पहचानने हैं और उसी हिसाब से तैयारी करनी है। बाकी टारगेट सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो 2025 की टारगेट सीरीज़ सीपीओ के लिए 17 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी, और रिवीजन सीरीज़ जो एसएससी सीजीएल जो कॉमन जो चल रही है टेलीग्राम चैनल पर, वो 15 अप्रैल को कंप्लीट हो जाएगी और 16 अप्रैल को उसका रिवीजन चलेगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एचसीएम और एडब्ल्यूटीपीओ, इसके लिए 1 अप्रैल 2025 से टारगेट सीरीज़ चलेगी। और यूपीएसआई और सीपीओ एक साथ तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके लिए मैं ऑलरेडी बता चुका कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा बेस स्ट्रॉन्ग मैं कर सकता हूँ, तो आप दोनों की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि मैथ और रीजनिंग एसएससी के सिलेबस से कवर हो जाएगी। बाकी हिंदी अलग से पढ़नी पड़ेगी। और पॉलिटी के जो क्वेश्चन है उसमें आप देखोगे, जब यूपीएसआई देखो, जब सीपीओ के लिए पढ़ोगे तो उसमें आर्टिकल्स, शेड्यूल, अमेंडमेंट, ये सभी चीज़ें पढ़ोगे। जब यूपीएसआई का एग्ज़ाम देखोगे तो उसमें पता चलेगा मूल विधि में बहुत से एक्ट पढ़ने हैं, बीएनएस पढ़ना है, ठीक है, और जो भी केसेस हैं, ठीक है, केशव नंदा भारती केस और अलग अलग हाई कोर्ट की जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, ये सभी से भी क्वेश्चन आते हैं। तो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होंगे, थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यूपीएसआई में पॉलिटी आती है तो सिर्फ मैं ल्यूसेंट पढ़ के चला गया, दोनों एग्ज़ाम के लिए काम खत्म। एग्ज़ाम पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न पहचानना पड़ेगा, ठीक है? बाकी कोई भी डाउट है तो फिर दोबारा वीडियो बनाऊंगा।
बाकी कोई स्क्रिप्ट वीडियो नहीं है, जो भी मन में बातें हैं मैं अपनी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। लिख के रखता हूँ 2-4 पॉइंट और फिर मैं बोलने लगता हूँ। तो कोई चीज़ छूट जाती है तो उसको अगली वीडियो में बताऊँगा। बाकी कोई भी डाउट है अपना पूछ सकते हो। और टेलीग्राम चैनल जो पक्के विद शुभम, और इंस्टा आईडी शुभम चौधरी 008 ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब चैनल को भी और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।